जय हिंद। आज हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का चैप्टर 2 का पार्ट 3 पे चर्चा करेंगे और इसमें मतलब बिहार बोर्ड जो भी क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप जितना भी वीडियो अपलोड किए हैं अगर आप उतना देख लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बिहार बोर्ड लगभग इसी से मतलब और क्वेश्चन उठाने का प्रयास भी करता है। ठीक है, तो अगर आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। और हम लोग का चैप्टर 1 भी हो गया है इसका, और हम लोग का पॉलिटी का भी हो गया है यानी लोकतांत्रिक का भी हो गया है, और अर्थव्यवस्था का भी हम लोग का हो गया है। सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं और आज इस पे चर्चा करूँगा, और आपको कोई भी बिहार बोर्ड को लेकर दिक्कत आ रही होगी तो आप लोग मतलब नंबर लास्ट में आप लोगों को दे देंगे, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब बिहार बोर्ड को लेकर कोई भी समस्या हो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मतलब सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। ठीक है फ्रेंड, तो मैं अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ और इसको मतलब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और आप लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। और आपको इसी से ऑब्जेक्टिव लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय जो भी क्वेश्चन बनेगा इसी वीडियो में एक ही वीडियो में आपको मतलब समझा दिया जाएगा। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। आपको देखिएगा वहाँ पे बताया गया कि नहीं ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, उसी तरह इसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए मतलब अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला इसका क्वेश्चन क्या है, और आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। जो अम्ल है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए अम्ल के साथ क्या बोल रहा है, धातु की अभिक्रिया। तो देखिए हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु, हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जो मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होते हैं वह कोई भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जैसे देखिए यहाँ पे जिंक यानी Zn, जिंक जो है हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है। जिसको देखिए यहाँ पे तो इसका क्या बना है, तो जिंक हाइड्रोजन को हटा दिया कि नहीं यहाँ पे, तो क्या बना है ZnSO4। ये क्या है, H2SO4 क्या है, एक अम्ल है। क्या है, एक अम्ल है। तो इसको हटा दिया गया है, और जब इसको हटाया है तो क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ है कि नहीं, यही तो बात पूछ रहा है। तो आप एग्जाम्पल अगर 2 नंबर का सवाल बन रहा है तो आप एग्जाम्पल में वो लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर इसी तरह NaHCl, तो Na जो है वो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो क्या किया है, हाइड्रोजन को हटा दिया है। तो हाइड्रोजन को हटा दिया है तो क्या बना है, लॉन बन गया है और प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ है। और आगे देखिए हाइड्रोजन पोटेशियम जो सॉरी पोटेशियम नहीं प्लेटिनम जो है Pt, वो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातु है। हाइड्रोजन से क्या है, कम अभिक्रियाशील धातु है। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे नो रिएक्शन हुआ है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है ना, मतलब इससे अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा तभी इसका रिएक्शन होगा। जैसे अभी आप लोग देख लीजिए तो ZnH2SO4, तो क्या बन गया ZnSO4, और तो कौन गैस, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ। ठीक है ना, फिर उसी तरह Na प्लस HCl, तो NaCl, तो इसको लॉन बोलते हैं, जिसको नमक का रासायनिक सूत्र है। क्या चीज़ का, नमक का क्या है, रासायनिक सूत्र है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए वही कुछ आपको मतलब समीकरण आपको बनाना होगा, तो कुछ अभिक्रिया ही है, इसको आप लोग देख लीजिए। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो लिथियम है। उसके बाद कौन है, पोटेशियम है। उसके बाद कौन है, सोडियम है। इस तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है। इस तीनों धातु को क्या कौन चीज़ से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। और देखिए Cl, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद जिंक है, और उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद आयरन है। सबका मतलब आप लोग याद कर लीजिएगा, रासायनिक सूत्र पूछता है 1 नंबर का पूछ देगा। आयरन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Fe है। एसएन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो टिन है। Pb का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो लेड होता है। और ये सब क्या हो, ये कम अभिक्रियाशील धातु है। क्या है, यह कम अभिक्रियाशील धातु है। तो Cu कॉपर, Hg पारा या मरकरी, Ag चांदी, और Au सोना, Pt क्या होगा, प्लेटिनम। इस सब का मतलब 1 नंबर का सवाल बनता है। प्लेटिनम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Pt। Au का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सोना। Ag का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चांदी। पारा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Hg। कॉपर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Cu। लिथियम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Li।
पोटेशियम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो के। सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na। कैल्शियम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Ca। मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या है, Mg। एल्युमिनियम का रासायनिक सूत्र क्या है, Al। जिंक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Zn। और आयरन का रासायनिक सूत्र क्या है, Fe। टिन का Sn। और लेड का Pb रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो मतलब अब हम लोग इसको समझ लेते हैं, इसको क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ से 1 नंबर का सवाल बनेगा, ज़्यादा नंबर का सवाल नहीं बनेगा। अगर नीचे में क्यू हो रहा है, नीचे में क्यू हो रहा है, तो इसको हम लोग कार्बोनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बोनेट बोलेंगे। अगर नीचे में क्यू नहीं हो रहा है तो इसको मतलब बाइकार्बोनेट बोला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे CO के साथ, मतलब C है उसके साथ, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये ना बोल रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, कार्बोनेट, तो मतलब क्या हुआ, CaCO3 और ZnCO3। और इसमें कहीं पर भी हाइड्रोजन गैस है, कहीं पर भी हाइड्रोजन गैस नहीं है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस होता तो हम लोग इसको बाइकार्बोनेट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए KHCO3, KH मतलब CO से पहले क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइकार्बोनेट बोलेंगे। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ना रहा कि सिर्फ KCO3 रहता है तो इसको कार्बोनेट बोलते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या हुआ, NaHCO3, तो ये भी क्या हुआ, बाइकार्बोनेट हुआ। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को मतलब सॉल्यूशन देने का प्रयास हम लोग भी करेंगे। चलिए देखिए क्या है, यदि धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अम्ल का अभिक्रिया होता है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, और साथ ही CO2 गैस भी मुक्त होता है। जैसे देखिए क्या हुआ, ZnCO3 या कौन सा गैस हुआ, तो कार्बोनेट है, कार्बोनेट है। तो देखिए H2SO4, तो मतलब ये आपको पता है ZnH2 से अधिक अभिक्रिया धातु है, तो इसको हटा दिया तो क्या बना, ये लवण बना। क्या है ये, यह लवण है। ZnSO4 क्या है, यह लवण है। ऑब्जेक्टिव में सवाल बन जाएगा, ZnSO4 क्या है, तो यह लवण है। तो उसके बाद कौन सा गैस उत्पन्न हुआ, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ। उसके बाद कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुआ, CO2। ठीक है ना, तो जिंक, Zn को जिंक, तो ये मतलब अगर समीकरण लिख दिया ZnCO3, इसको क्या बोलते हैं, तो जिंक कार्बोनेट। क्या बोलेंगे इसको, जिंक कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, जिंक कार्बोनेट। ठीक है ना, उसी तरह CaCO3, HCl, फिर CaCl2, फिर H2, और फिर तो इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, Ca क्या होता है, Ca रासायनिक सूत्र कैल्शियम का होता है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट। इससे सवाल बनता है 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में, CaCO3 को क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है ना, और CaCl2 को क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। यह एक प्रकार कौन है, तो लवण है। यह भी एक प्रकार क्या है, लवण है। क्या है, लवण है, तो इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। फिर इसी तरह है NaCO3 और प्लस तेल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। ये भी एक प्रकार का लवण है, तो इसको सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, और आप लोग वीडियो को मतलब शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही VBI क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है VBI, आप लोग इसे समझिए अच्छे से। क्या बोल रहा है, अम्ल भस्म की अभिक्रिया। क्या बोल रहा है, अम्ल भस्म की अभिक्रिया। तो यदि अम्ल के साथ किसी भी क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। अगर अम्ल के साथ जो एसिड है उसके साथ अगर क्षार की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या चीज़ का निर्माण होगा, तो लवण और जल। ऑब्जेक्टिव में सवाल बन सकता है, अम्ल के साथ क्षार की अभिक्रिया कराने पर क्या चीज़ उत्पन्न होता है, तो लवण उत्पन्न होता है और जल उत्पन्न होता है, निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपसे अगर सवाल पूछ रहा है उदासीन अभिक्रिया क्या कहते हैं, तो यदि हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल उत्पन्न होता है, इसी को हम लोग उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोग का। ठीक है ना, तो यदि अम्ल के साथ किसी भी क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो जैसे HCl क्या हो गया, अम्ल हो गया, और NaOH क्या हो गया, भस्म हो गया। तो ये कौन भस्म है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, तो जब इससे अभिक्रिया कराए तो क्या बना, लवण बना, और क्या बना, जल बना। तो जो NaCl है यह क्या है, उदासीन है। NaCl है क्या है, उदासीन। उदासीन का pH मान कितना होता है, 7 होता है। उदासीन का pH मान कितना होता है, 7 होता है। तो NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, तो नमक का रासायनिक सूत्र है। क्या इसका रासायनिक सूत्र है, नमक का रासायनिक सूत्र है। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, तो आप लोग देख लीजिए, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जल और लवण और जल का निर्माण होगा। और इसका मतलब 2 नंबर का सवाल पूछ रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख देते हैं
हिंदी नहीं भी लिखिएगा तो आपका 2 नंबर पक जाएगा, ठीक है ना। और आपको मतलब जो भी केमिकल फार्मूला बनाया जा रहा है आप लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए, अब हो रहा है जल के साथ अभिक्रिया। इस 1 नंबर का सवाल आता है, इसको अगर हम लोग नहीं भी देखते तो कोई विशेष फर्क हम लोग का नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। और अम्ल के साथ क्षार की अभिक्रिया, इससे भी 1 नंबर का सवाल आता है, इसको आप लोग देख लीजिए। KOH प्लस H2SO4 के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, K2SO4 और H2O। NaOH के साथ अगर अभिक्रिया इसको कराएंगे तो क्या बनेगा, Na2 और SO4 और H2O। आप लोग इसको देख लीजिएगा, 1 नंबर का सवाल इसे बनता है, इतना से 1 नंबर का सवाल आपको आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको ये वाला इजीली समझ आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ जरूर आएगा। देखिए क्या बोल रहा है, तांबा या पीतल के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ जैसे खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, क्यों। तो क्या बोल रहा है, दही या खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में सवाल बनेगा, अम्ल पाया जाता है जो बर्तन से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेते हैं, जो कि विषैले होते हैं। ये सब खाने के लायक नहीं रह जाता है, इसलिए तांबा या पीतल के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, तांबा और पीतल जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, खट्टे पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर लेता है। अगर यह अभिक्रिया नहीं करता तो हम लोग इसको रख सकते थे, लेकिन वही एल्युमिनियम का जो बर्तन होता है वह खट्टे पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो आपका सिंपली क्या इससे मतलब रीजन निकला, जो तांबा और पीतल हो रहा है ये क्या हो रहा है, वो अम्ल के साथ रिएक्शन कर ले रहा है। इसीलिए मतलब तांबे के या पीतल के बर्तन में हमको दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। क्यों, अगर हम लोग रख रहे हैं तो क्या चीज़ का निर्माण होगा, लवण का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, और इस वाले गैस का निर्माण होगा तो ये सब क्या होगा, विषैले पदार्थ हो जाएंगे। अगर विषैले पदार्थ को आप खाइएगा तो आपका सेहत के लिए बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा आपका सेहत पे, ठीक है ना। तो इसीलिए नहीं रखा जाना चाहिए। 2 नंबर का सवाल इससे बनता है, हर एक बार इससे 2 नंबर का सवाल आता है। ये पूछ दे, या तांबा का बर्तन में मतलब तांबा का टंक क्यों नहीं बनाया जाता है, या पीतल का टंक क्यों नहीं बनाया जाता है, वो पूछ ले। दोनों में से कोई ना कोई एक सवाल पूछ ही देता है, जैसे हम लोग पिछले वाले वीडियो में इसको हम लोग चर्चा किए थे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे वाले को देखते हैं। देखिए आगे वाला क्या है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय सब कुछ बनता है। कहाँ पे, इसी से सब बताया आपको। देखिए क्या बोल रहा है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण क्या है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आपसे यहीं से बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरी का नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर का दूसरी का नाम क्या है, विरंजक चूर्ण, या विरंजक चूर्ण का दूसरी का नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर। आपसे ब्लीचिंग पाउडर पूछे या विरंजक चूर्ण पूछे, बात एक ही है मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 1 मिनट, आपको थोड़ा दिखने में परेशानी हो रहा होगा, क्लोराइड होता है। देखिए तो आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल क्या बनेगा, इसका रासायनिक नाम, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीक्लोराइड होता है, जिसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। यह कैल्शियम ऑक्सीजन एवं क्लोरीन से बने यौगिक होते हैं। इसे चूना क्लोराइड भी कहा जाता है। अब देखिए कैल्शियम क्लोराइड को कौन क्लोराइड कहा जाता है, तो इसे चूना क्लोराइड भी कहा जाता है। तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव में सवाल क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOCl2। या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOCl2। या विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका दूसरी का नाम क्या है, तो चूना क्लोराइड भी कहते हैं इसे। कैल्शियम क्लोराइड को चूना क्लोराइड भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब इसी का और भी होगा। तो अगर 2 नंबर का सवाल पूछ रहा है ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो आप सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर हो जाएगा। और यहाँ से 1 नंबर का सवाल यहाँ से बनेगा, और यहाँ से बनेगा, और यहाँ से बनेगा, और यहाँ से बनेगा। आपको अभी बताया कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए तो आपको अब आगे देखिए, आगे क्या है। देखिए जो मतलब विरंजक चूर्ण है उसका मतलब कैसे उसका निर्माण होता है। देखिए विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, तो जब बुझे हुए चूने पर क्या
बुझे उसे कैल्शियम क्लोराइड भी कहते हैं। तो जब बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कराया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। मान लीजिए क्या, अगर बुझे हुए चूना है तो उस पर 40 डिग्री टेम्परेचर डाल रहा है तो क्लोरीन गैस का विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। किसका? विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOH2 है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOH2 है। और Cl क्या है, यह क्लोरीन है, क्लोरीन है। तो इस पर अगर हम लोग 40 डिग्री टेम्परेचर डाल रहे हैं तो क्या चीज़ का निर्माण हो रहा है, विरंजक चूर्ण का। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र अगर ऊपर आपको बताया क्या होता है, तो CaOCl2 हो रहा है और उसके बाद ये जल का निर्माण हो रहा है, यही ना हो रहा है। तो अगर आपसे 2 नंबर का सवाल पूछ रहा है विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, तो सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर पक जाएगा। ठीक है ना। देखिए, तो जब बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए CaOH2 + Cl2 40 डिग्री टेम्परेचर और CaOCl2 क्या हुआ, विरंजक चूर्ण को हुआ और ये क्या हुआ, जल हुआ। ठीक है ना। अब बोल रहा है क्या है, जो विरंजक चूर्ण है या ब्लीचिंग पाउडर है इसका मतलब क्या उपयोग है, क्या उपयोग है। अगर 2 नंबर का सवाल पूछ रहा है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का क्या उपयोग है, तो सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाता है, तो इसका क्या उपयोग है, यह कपड़ों के विरंजन करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या करने में, कपड़ों के विरंजन करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है या विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। या जल को भी शुद्ध करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। जल को शुद्ध करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन, क्लोरीन और क्लोरोफ्लोरो का निर्माण करता है। ऊपर वाले वीडियो में सबसे ऊपर ही आपको इसी में ऊपर ही आपको बताया है ये किससे किससे मिलकर बना होता है। तो ऑक्सीजन से क्लोरीन से क्लोरोफ्लोरो का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ऑक्सीजन का निर्माण करता है यानी O2 का निर्माण करता है, Cl का निर्माण करता है और क्लोरोफ्लोरो का निर्माण करता है। ठीक है। अगर 2 नंबर का सवाल आ रहा है तो सिंपली इसको यहाँ तक यहाँ से लिख देते हैं, आपका 2 नंबर पक जाएगा। ठीक है। अब इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका कैसा, इसका गुण क्या होता है। तो अगर 2 नंबर का सवाल पूछ रहा है विरंजक चूर्ण का गुण क्या होता है, तो देखिए 2 नंबर का सवाल आ रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देते। अगर 4 नंबर का सवाल आ रहा है इसी में विरंजक चूर्ण का मतलब गुण क्या है, तो इतना लिख देते हैं तो आपका 4 नंबर हो जाएगा। देखिए यह हल्का पीला होता है, ऑब्जेक्टिव में सवाल बनेगा विरंजक चूर्ण कैसा होता है, तो यह हल्का पीला होता है जिसका मतलब गंध क्लोरीन के जैसा होता है। विरंजक चूर्ण का गंध किसके जैसा होता है, तो क्लोरीन के जैसा होता है। ऑब्जेक्टिव में सवाल बनेगा यह नमी और CO2 से टूट जाता है। इसे वायु में खुला छोड़ने पर इसमें Cl2 गैस बाहर निकल जाता है। अब पूछ देगा विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ने पर क्या कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो Cl2 यानी क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है। यह तनु अम्ल से अभिक्रिया कर Cl2 गैस बनाता है। तनु अम्ल क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो यह तनु अम्ल से अभिक्रिया कर Cl2 गैस बनाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, या आपसे पूछ रहा है विरंजक चूर्ण क्या है, 4 नंबर का सवाल है। क्या 4 नंबर का सवाल है, दीर्घोत्तरीय में है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप लिख दीजिएगा तो आपका 4 नंबर से कोई कम नहीं नंबर देगा। अगर आपसे 2 नंबर का सवाल पूछ रहा है तो सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दीजिए, बस काम क्लियर। और फिर उसी तरह उसका अगर निर्माण पूछ रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिए भाई, ऑब्जेक्टिव आपको बताइए दिए कैसे निर्माण होता है और बस हो गया। और फिर इसका उपयोग पूछ रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिए मेरे भाई, हो गया 2 नंबर का सवाल। देखिए इसमें कितना सवाल बन रहा है कि नहीं। देखिए फिर पूछ रहा है इसको तो इसको लिख दीजिए, बस काम क्लियर। अगर इसको 4 नंबर का भी पूछ रहा है तो 4 नंबर इतना ही लिख दीजिएगा, आपका 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए वही पूछ रहा है यार क्या विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो आपको अभी बताया क्या होता है, 1 मिनट। चलिए तो देखिए क्या बोल रहा है, वही वाला बात, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2। ऊपर आपको बताया इसका नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। विरंजक चूर्ण किन तत्वों से मिलकर बना होता है, तो यह कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। ऑब्जेक्टिव सवाल बन सके, या अगर 2 नंबर का सवाल बोल रहा है विरंजक चूर्ण किन तत्वों से मिलकर बना होता है, तो तीनों को लिख दीजिए, आपका 2 नंबर हो जाएगा। तो विरंजक चूर्ण कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। विरंजक चूर्ण कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। अगर आप लोग इस बार पेपर देने वाले हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ले लीजिएगा और इसको मतलब जाकर सेंटर पे इसको आप लोग रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ से भी 1 नंबर का सवाल आता है विरंजक चूर्ण किस प्रकार अम्ल से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस मतलब
बनाता है या देता है? तो तनु अम्ल से अभिक्रिया कर विरंजक चूर्ण क्लोरीन गैस देता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा किस अम्ल से? तो तनु अम्ल से। विरंजक चूर्ण तनु अम्ल से अभिक्रिया कर कौन गैस बनाता है? तो भाई मेरे भाई कौन सा? क्लोरीन गैस बनाता है। कौन गैस बनाता है? तो क्लोरीन गैस बनाता है। क्या होता है जब विरंजक चूर्ण को वायुमंडल में छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है। अभी ऊपर बताया आपको, सब बात मतलब डिस्कशन हम लोग कर लिए। तो क्या होता है? क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे कुछ मतलब ये है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH3 होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या आता है? तो NH3 होता है। NH3 होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH3 होता है। विरंजक चूर्ण का दूसरी का नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर। ऊपर आपको बता समझा दिए। अब क्या बोल रहा है? क्या होता है जब ठोस बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री टेम्परेचर तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो क्या? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और क्या होता है? क्या होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। पता चल गया? अब जो भी मतलब सेशन होगा, अब इसके आगे के वाले पार्ट में हम लोग का ये वाला चैप्टर समाप्त कर देंगे और इसके आगे वाला जो भी क्वेश्चन है हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। चलिए फ्रेंड, तो हम लोग इसको भी देख ही लेते हैं क्या है। इसको क्या आ रहा है? बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा का दूसरी का नाम क्या हो गया? तो खाने वाला सोडा। तो आप सब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं इससे। तो क्या हो रहा है? इसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। NaHCO3। तो NaHCO3 किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या पाक सोडा भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में सवाल बन जाएगा, मीठा सोडा किसे कहते हैं? तो बेकिंग सोडा को। या खाने वाला सोडा किसे कहते हैं? बेकिंग सोडा को। या पाक सोडा किसे कहते हैं? तो बेकिंग सोडा को। तो इसे सोडा विधि या सॉल्वे प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। तो इसे किस विधि द्वारा बनाया जाता है? सॉल्वे प्रक्रम या सोडा विधि द्वारा इसको बनाया जाता है। बेकिंग सोडा को किसके द्वारा बनाया जाता है? सॉल्वे प्रक्रम या सोडा विधि द्वारा इसको बनाया जाता है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव समझ गए, अगर आपसे 2 नंबर का सवाल आ रहा है बेकिंग सोडा क्या है, तो सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दीजिएगा। तो देखिए क्या हो रहा है? इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या पाक सोडा भी कहते हैं। इसका विधि इसे सोडा विधि था, मतलब इसे सॉल्वे प्रक्रम द्वारा भी बनाया जाता है। अब जो इसका निर्माण विधि कैसे है इसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसका निर्माण विधि कैसे हुआ? तो कुछ पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ पदार्थ है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड आपको पता है क्या? लवण है, तो सोडियम क्लोराइड है। यहाँ पे बेकिंग सोडा क्या हुआ? अब देखिए तो क्या हो रहा है? H2 मतलब इसको क्या किया? अभिक्रिया कराया। तो अभिक्रिया कराया तो क्या हुआ? इसका क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड का क्या हुआ? निर्माण हुआ। क्या हुआ? सोडियम क्या बोलते हैं उसको यार? बेकिंग सोडा का निर्माण हुआ। क्या हुआ? NaHCO3। इसी का ना रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का ही ना रासायनिक सूत्र है NaHCO3। NaHCO3 किसका रासायनिक सूत्र है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगर आपसे पूछ रहे हैं इसका गुण क्या है, तो यह जल में कम घुलनशील होता है। तो यह क्या होता है? जल में कम घुलनशील होता है। यह क्षारीय होता है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? यह क्षारीय होता है। क्षारीय का पीएच में कितना होता है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। यह भोजन को सिद्ध पकाने के लिए में लाया जाता है। या भोजन को मतलब पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे भी इसका नाम क्या है? खाने वाला सोडा। तो आप लोग समझिएगा। तो अगर 2 नंबर का सवाल आ रहा है इसका गुण क्या है, तो सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर पक गया। अगर दीर्घोत्तरी में कुछ बोल रहा है तो पूरा लिखना होगा वहाँ से लेके फिर इसका उपयोग तक। ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या हम लोग समझ लेते हैं। इसका उपयोग क्या है? देखिए इसका उपयोग केक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। डबल रोटी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पुआ बनाने में और पकवा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? इसका उपयोग केक बनाने में भी किया जाता है, डबल रोटी बनाने में भी उपयोग किया जाता है, पुआ बनाने में भी उपयोग किया जाता है और पकवान बनाने में भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं। और टार्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो KHC4H4O6। ये इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व बनेगा, इसीलिए हम लोग लिख दिए। तो अगर सिंपली अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको समझ गए कैसे लिखना है। बेकिंग सोडा क्या है तो इसको लिख दीजिएगा। 4 नंबर का सवाल पूछ रहा है तो पूरा आपको लिख दीजिएगा, तो आपका 4 नंबर पूरा पक्का मिल जाएगा। अगर आप केमिकल फार्मूला नहीं भी लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर केमिकल फार्मूला अगर आप याद करके रखते हैं तो इससे आपका बहुत ही ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। ठीक है ना? तो अगर आप लोग अब इसको देख लीजिए, इसका आपकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग क्या होता है ना, मतलब थोड़ा ही बड़ा हो गया, इसको हम जूम कर देते हैं या छोटा कर देते हैं। देखिए तो आप लोग अगर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो और अच्छी बात है। और आप लोग
आप भी देखिए और अपने दोस्तों को दिखाइए। अब मैं आप लोगों से कुछ ही क्षणों में विदा लूँगा। चलिए, आप लोग, उम्मीद है आप लोग वीडियो देखते वक्त ही इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिएगा कल से। देखिए, ठीक है। चलिए, तो मैं अब आप लोग से विदा लेता हूँ और मिलते हैं हम लोग कल पार्ट 4 में। चलिए, जय हिंद।